हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण, इसके लघुत्तरीय यानी कि 2 अंक वाला प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सको तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो वहीं से आप लोग सभी PDF को बिल्कुल ही फ्री में प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो देखिए आप लोग ऐसे समझिए कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि जीवों का जिंदा रह पाना पॉसिबल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया या फिर परिवहन हो गया। तो ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा जीवों का जिंदा रह पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इन सभी क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप लोग को ऐसे देना है कि जीवों में पोषण अनिवार्य है क्योंकि जीवों के टूटे फूटे कोशिका की मरम्मत और विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्यों के संपादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है एवं ऊर्जा हमें पोषण से प्राप्त होता है, अतः जीवों में पोषण अनिवार्य है। तो देखिए आप लोग ऐसे समझिए कि जितने भी जीव हैं उनमें पोषण अनिवार्य होता है क्योंकि जीवों के जो टूटे फूटे कोशिका होते हैं उनकी मरम्मत के लिए और दिन भर में जो बहुत सारे दैनिक कार्य करते हैं जैसे कि चलना हो गया, बोलना हो गया, खाना हो गया, इन सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की प्राप्ति हम लोग को पोषण से होती है, इसीलिए जीवों में पोषण अनिवार्य है। तो होप कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पोषण की परिभाषा लिखिए। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप लोग को ऐसे देना है कि जीवों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। तो देखिए आप लोग सिंपल समझिए कि जो जीव होते हैं वो पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और ग्रहण कर करके उसका उपयोग करते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। काफ़ी आसान भाषा में इसका आंसर दिया गया है। आप लोग भी ऐसे ही इसका आंसर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है चौथा नंबर कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि 2-3 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रम में वायुमंडल से CO2 गैस, जड़ द्वारा जल एवं सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो देखिए आप लोग ऐसे समझिए कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन को बनाते हैं और अपने भोजन को बनाने के लिए पेड़ पौधे जो होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अपने जड़ के द्वारा जल यानी कि H2O और सूर्य की प्रकाश तथा उनके पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन को तैयार करते हैं। तो काफ़ी आसान भाषा में इसको भी समझाया गया है। आप लोग इसको भी अपने कॉपी में लिख लीजिए। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो ये क्वेश्चन भी 2-3 बार आपके एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि हमारे अमाशय में जठर रस बनता है और उसी जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक एंजाइम को सक्रिय पेप्सिनोज में बदल देता है जो भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसका पाचन करता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कीटनाशक के रूप में भी कार्य करता है जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो देखिए आप लोग ऐसे समझिए कि हमारा जो अमाशय होता है उसमें जठर रस बनता है और ये जो जठर रस होता है इसी जठर रस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता क्या है, तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये पेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है इसको सक्रिय पेप्सिनोज में बदल देता है और ये पेप्सिनोज क्या करता है, तो भोजन में जो प्रोटीन उपस्थित होते हैं ये उस पर कार्य करता है और प्रोटीन को पचाने का काम करता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो कीटनाशक के रूप में भी कार्य करता है जो भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करता है। तो काफ़ी अच्छा इसको भी समझाया गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी अपने कॉपी में लिख लीजिए। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मृतजीवी पोषण क्या है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि मृतजीवी पोषण परपोषण का वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन मृत प्राणियों के शरीर से घुलित कार्बनिक के रूप में प्राप्त करते हैं। तो देखिए, मृतजीवी पोषण जो होता है यह परपोषण का ही एक विधि होता है और इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं ये अपने भोजन को मरे हुए जीवों के शरीर से घुलित कार्बनिक के रूप में प्राप्त करते हैं। तो 2 लाइन का इसका आंसर दिया गया है, काफ़ी बेहतरीन आंसर है। आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का 7 नंबर है, जो कहता है कि पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइम का कार्य आप लोग को बताना है। इसका आंसर आप लोग ऐसे लिखिएगा कि पाचक ग्रंथियों से स्रावित पाचक रस में पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। अलग अलग पाचक ग्रंथि अलग अलग पाचक एंजाइम का स्रावन करता है। पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित करता है। तो देखिए, अलग अलग पाचक ग्रंथि जो होते हैं वो पाचक रस को स्रावित करते हैं और इसी पाचक रस में पाचक एंजाइम पाया जाता है। अब ये पाचक एंजाइम का मुख्य काम क्या है? तो पाचक एंजाइम का मुख्य कार्य है कि भोजन में जो पोषक तत्व जटिल रूप में उपस्थित रहते हैं उसको तोड़ करके सरल रूप में परिवर्तित करना। तो यही मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों का कार्य है। आप लोग इतना लिख दोगे तो आप लोग को 2 मार्क्स अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। आप लोग इसको भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पीत क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। तो इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि पीत यकृत द्वारा स्रावित होने वाला रस है जो अमाशय से ग्रहणी में आय अम्लीय कायम को क्षारीय बनाती है, जिससे उसका पाचन आगे हो पाता है। साथ ही साथ पीत भोजन के वसा के बड़े अणु को सरल अणु में खंडित करता है। तो देखिए, आप लोग ऐसे समझिए, पीत जो होता है यह यकृत के द्वारा निकलता है, यानी कि यकृत के द्वारा स्रावित होता है, जो अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम जो होता है उसको क्षारीय बनाता है। और जब ये क्षारीय बनाता है तभी आगे जाकर के उसका पाचन हो पाता है। और साथ ही साथ पीत जो है ये भोजन में वसा के जो बड़े अणु होते हैं उसको तोड़ करके छोटे अणु में खंडित भी करता है। तो इतना अगर आप लोग लिख दोगे तो आप लोग को यहाँ से भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विषम पोषी या फिर परपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। तो परपोषी पोषण भी आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है और इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि विषम पोषी पोषण पोषण का वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करके अपने भोजन को अन्य जीवों से प्राप्त करता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है परजीवी पोषण, एक होता है मृतजीवी पोषण और एक होता है प्राणी संपोषण। तो देखिए, आप लोग ऐसे समझिए कि विषम पोषी पोषण जो होता है यह पोषण का एक ऐसा प्रकार होता है जिसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर पाते हैं और इसीलिए वो अपने भोजन को अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। हम मनुष्य में भी क्या पाया जाता है? तो हम मनुष्य में भी परपोषी पोषण ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 10 नंबर पूछा गया है कि स्वपोषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन है। तो स्वपोषण करने के लिए आवश्यक पदार्थ के बारे में आप लोग को बताना है और इसका आंसर आप लोग ऐसे दीजिएगा कि स्वपोषण के लिए आवश्यक पदार्थ निम्नलिखित है। सबसे पहला पदार्थ है क्लोरोफिल की उपस्थिति, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस, तीसरा है जल यानी कि H2O और चौथा चाहिए आप लोग को सूर्य की प्रकाश। तो ये 4 पदार्थ आप लोग को चाहिए स्वपोषण करने के लिए। आप लोग अगर इतना आंसर लिख देते हो तो आप लोग को यहाँ से 2 नंबर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 11 नंबर पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। तो आप लोग को स्वपोषी और परपोषी पोषण में अंतर बताना है। आप लोग अंतर ऐसे बताइएगा कि स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर निम्न है। सबसे पहले आप लोग स्वपोषी पोषण के बारे में बताइएगा कि इसमें जीव अपने भोजन यानी कि पोषण के लिए अन्य जीवों पर आश्रित न होकर के अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हरे पेड़ पौधे, तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण खुद ही करते हैं। अपने भोजन के लिए वो अन्य जीवों पर आश्रित नहीं होते हैं। अगला आपको परपोषी पोषण में ये बताना है कि इसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करके अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं। तो देखिए, परपोषी पोषण जो होता है इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो अपने भोजन यानी कि अपने पोषण का निर्माण खुद नहीं कर सकते। जैसे हम मानव को अगर भोजन की आवश्यकता होती है तो या तो हम लोग दूसरे जीव पे आश्रित होते हैं या फिर हम लोग पेड़ पौधे पे आश्रित होते हैं। हम लोग अपना भोजन का निर्माण खुद नहीं कर पाते हैं। तो इसका आप
लोग एग्जाम्पल भी इस तरीके से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 12 नंबर पूछा गया है कि मृतजीवी पोषण क्या है, उदाहरण सहित उत्तर दें। तो इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि मृतजीवी पोषण में जीव अपने मृत पौधे से या फिर मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक के रूप में ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए गोबर छत्ता हो गया, कवक हो गया या फिर प्रोटोजोआ हो गया। तो देखिए आप लोग ऐसे समझिए कि मृतजीवी पोषण जो होता है इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं ये तो या तो मरे हुए पौधे या फिर मरे हुए जीवों के शरीर से अपने शरीर के सतह द्वारा घुलित कार्बनिक के रूप में अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इसमें आप लोग को दो चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो अपने भोजन को घुलित कार्बनिक के रूप में लेते हैं, और दूसरा ये कि ये मृत जीवी के शरीर से अपने शरीर के सतह के द्वारा लेते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा होता है गोबर छत्ता, कवक और प्रोटोजोआ। तो आप लोग एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर जरूर ही मिल जाएंगे। तो इसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखें। तो सजीवों के आप लोग को 4 लक्षण बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि सजीवों के 4 मुख्य लक्षण निम्न है। सबसे पहला लक्षण है श्वसन करना, दूसरा वृद्धि करना, तीसरा पोषण करना और चौथा उत्सर्जन करना। तो ये 4 लक्षण मुख्य रूप से सजीवों में पाया जाता है। अगर आप लोग इतना लिख देते हो तो आप लोग को पक्का ही 2 नंबर मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इसको एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।